हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइंडफुल जीएस स्टडी पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। इससे एंशिएंट हिस्ट्री का एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए, इससे पहले हमने किया था चैप्टर 1 एंशिएंट हिस्ट्री का, जो है इससे पहले वाला लेक्चर 1 में जो किया था। इससे आगे अब चलिए इस क्लास में करते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर 7 है गुप्तोत्तर साम्राज्य। देखिए 98 क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त साम्राज्य को अवसर भारत का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण प्रगति हुई? किस क्षेत्र में प्रगति हुई? वो जो हुई थी विज्ञान, कला और साहित्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को जो है पराजित किया था? कितने शासकों को पराजित किया था? यह जो है 12 शासकों को पराजित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के द्वारा जो है 5वीं शताब्दी में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है डैश के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। वो जो है कुमार गुप्त के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त जो है सम्राट कौन थे? प्रथम गुप्त सम्राट जो है वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति में जो है संकलित की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में किसको संकलित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। देखिए समुद्रगुप्त जो है 335 से 375 ईस्वी जो में जो ये इसका शासनकाल है, और यह गुप्त वंश के चौथे राजा थे, और उनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। साम्राज्य के शासनकाल, डैश के साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? कौन विराजमान हुआ? यह जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। अब चैप्टर 8 दक्षिण भारतीय राजवंश से अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? वो थे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक जो थे वो थे विंध्य शक्ति। देखिए इसके बारे में जानते हैं। विंध्य शक्ति ने जो है राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में किया था। वाकाटक ब्राह्मण धर्म के जो है पक्षधर थे। ये जो है वाकाटक ब्राह्मण धर्म के जो है पक्षधर थे, याद रखिएगा। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? विद्यालयों के रख रखाव के लिए जो है भूमि को जो है वो शलाभोग कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए 2 बार पूछा गया सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है? पांड्य राजाओं की राजधानी है, पांड्य राजाओं की राजधानी जो है वो है मदुरै। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कावेरी डेल्टा में जो है मुत्रेयार की सत्ता थी। वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। वे जो थे कांचीपुरम राजाओं के अधीनस्थ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल काल के दौरान जो है मुवेंदवेलन और अरमाइर डैश की उपाधियां थी। यह जो है धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। नेक्स्ट 111 रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य वंश की प्रशस्ति की रचना की थी? किस चालुक्य वंश शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? यह जो है पुलकेशिन द्वितीय। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय जो है एक दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय जो है एक दरबारी कवि थे। एक क्या थे? दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के जो है सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ये जो है चालुक्य वंश के सबसे
प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने जो है 610 से बात करें 610 से 642 जो है तक शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय की सबसे जो है उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धि जो है शक्तिशाली जो है उनकी विजय थी, याद रखिएगा। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सातवाहन शासकों की जो स्थापना जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? इसकी स्थापना जो है लगभग 1700 ईस्वी पूर्व हुई। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करें कदमाई जो है डैश राजवंश के तहत भू राजस्व की एक रूप थी। कदमाई जो है डैश राजवंश के तहत एक भू राजस्व का एक रूप था, वो था चोल वंश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेट्टी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था, यह था चोल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम जो किस साम्राज्य की राजधानी थी? किस साम्राज्य की राजधानी थी? वो थी पल्लव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राजवंश राजधानी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरा जिसको मदुरई भी कहते हैं। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तिरुवरुर या तंजावुर। चेर की राजधानी करूर वांची या कुलशेखपुरम, याद रखिएगा। नटराज की कांस्य प्रतिमा शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चोल वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक के नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। जिसके बाद क्या बना? आदित्य राजा बना, वो था विजयालय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? जिसने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था वो था दंती दुर्ग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का क्या काल था? इसके प्रभाव का जो काल था वो था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चैप्टर 9 प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। प्रश्न पढ़िए बढ़िया से देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए क्या महत्वपूर्ण था? ये इसका आंसर जो ऑप्शन है दक्षिण भारत। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? कौन सी पुस्तक जो है वो जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित है? वो जो है हर्षचरितम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? वो था यशोवर्मन। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंधार के द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए? किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? वो हो जाएगा ग्रीक और अरमाइक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी उधरवक्का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला के सुमेलित मिश्रण हुआ है। इसका जो है बात करें आंसर की हो जाएगा पट्टदकल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? तमिल महाकाव्य है वो हो जाएगा शिल्पाधिकारम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है, जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। इसका आंसर ऑप्शन सी बेसर। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। कल्हण एक लेखक थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर के थे वो। कश्मीर के राजाओं के बारे में जो है एक संस्कृत कविता लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्हण ने। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक जो है वो कौन थे? वो जो थे धर्मपाल थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल की बात करें, धर्मपाल जो है पाल वंश का शासक था। पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? बात करें पाल वंश की स्थापना जो है, पाल वंश की स्थापना हुई थी 750 ईस्वी में। 750 ईस्वी में किसने किया था? तो वो किया था गोपाल ने। वो कहता है गोपाल ने। इस वंश ने जो है इस वंश ने, पाल वंश ने जो है बिहार और अखंडित बंगाल पर जो है लगभग 750 से 1174 ईस्वी तक शासन किया था। याद रखिएगा। तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर जो किस धार्मिक संप्रदाय का है? यह जो है नयनार संप्रदाय का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागर शैली वास्तुकला से निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपने कामोत्तेजक कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? कामोत्तेजक या कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा मंदिर? यह मंदिर जो है खजुराहो का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो है ओडिशा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर, तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो ओडिशा राज्य में है और इसे जो है गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा, गंग वंश के राजा जो है नरसिंह देव द्वारा जो है 1236 से 1264 के में जो है बनवाया गया था। कलिंग शैली में जो निर्मित यह मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में निर्मित है। इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। इसको जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर को जो है सन 1984 में, याद रखिएगा, इसको जो है यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कब? 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। इसकी कौन सी शैली है? इसकी जो है यह नागर शैली है। कौन सी शैली है? नागर शैली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? किस भारतीय शहर में स्थित है? यह जो है विदिशा में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? चरक संहिता पाठ के अनुसार जो है मानव शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है? वह जो इसमें जो है 360 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? किस गुफा में चित्रित किया गया है? वो हो जाएगा एलोरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। आप लोगों को कितना इसमें से जो है क्वेश्चन पता है? अगर आपको पता है इसका आंसर, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। इससे आपको जो है पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश के तहत विकसित हुई। किस राजवंश के तहत विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण वंश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मिसक्लेनियस एंशिएंट हिस्ट्री का। देखिए 9 चैप्टर, एंशिएंट हिस्ट्री में 9 चैप्टर हमने कंप्लीट किया।
अब है इसमें जो है पूरा एंशियंट हिस्ट्री का यानी विविध है। चलिए इसको कवर करते, इसको भी देख लेते हैं। इससे मिसलेनियस यानी पूरा एंशियंट हिस्ट्री कितने सवाल आ गए हैं। शुंग द्वारा जो आयोग उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग जो है डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था। किस भाषा लिखने के लिए किया जाता था? वो था संस्कृत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? लगभग जो है कितने वर्ष भारत? 50 वर्ष भारत आया था। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन जो है ना गलत दिया है। बात करें फायान जो है, फायान जो है ये 5वीं सदी में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। बात करें ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो है 7वीं सदी में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे? प्रसिद्ध शासक कनिष्क जो थे वो किस वंश के थे? वो जो थे कुषाण वंश के थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राजा आम भी कहाँ के शासक थे? राजा आम भी जो हुए वो कहाँ के शासक थे? वो थे तक्षशिला के शासक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों ये था मिसलेनियस के और एंशिएंट हिस्ट्री हमारा यहाँ खत्म होता है। एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी सवाल जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में अब तक जितने ही क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के पूछे गए थे उसको मैंने कवर किया। ऐसा बहुत इसमें क्वेश्चन था जो बहुत जो है रिपीटेड भी क्वेश्चन था। तो अब हम लोग चलेंगे मेडावल हिस्ट्री पर और नेक्स्ट की क्लास में मेडावल हिस्ट्री को कंप्लीट करवा देंगे। तो क्लास अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।